बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले एक दो दिनों में ही यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को आपका हिंदी का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके 8 तारीख के पेपर की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन के साथ इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो हमारे इसी सबसे पहले सैंपल पेपर की पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, और ये पार्ट 2 की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई साल के मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों कि 8 तारीख के आपके पेपर में इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। ज्यादा नहीं, कुछ 40-50 मिनट तक की वीडियो बनेगी, लेकिन हाँ, जब ये वीडियो एंड तक आप देख लोगे तो आई विल श्योर यू 110% आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, अब मैं अपना जो हमारा 8 तारीख को मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है इसे बहुत अच्छे से दे सकता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, पेपर का पैटर्न हो गया और जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है सब बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कहीं से भी जाके देख लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग में, आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। ठीक है, हिंदी के पेपर में आपके 2 खंड रहने वाले हैं। सबसे पहला खंड आ रहेगा और दूसरा बा। खंड आ के अंदर वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय, जिससे आप एमसीक्यू बेस्ड जो हमारा सेक्शन है वो बोल सकते हैं। ठीक है, खंड बा जो रहेगा इसमें वास्तुनिष्ठ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे। अभी बताऊंगा कैसे कैसे। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों को मिलाकर प्रश्नों की संख्या होगी पेपर में 17, जिसमें से खंड आपका जो आ रहेगा बच्चों इसमें होंगे आपके 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें उप प्रश्नों की संख्या होगी 44 और इसमें से 40 के आपको आंसर देना है, यानी कि टोटल जो है ना आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में इसमें तकरीबन 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 5-5 जो है ना सब क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। इसीलिए बोला गया है कि 44 में से आपको 40 के आंसर करने हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों हम पार्ट 1 में पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फिर से बता रहा हूं, आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। आज हम समझेंगे बच्चों खंड नंबर वा, जिसमें होंगे कुल 7 प्रश्न और इसमें विकल्प वगैरह भी दिए जाएंगे। अब ये कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो ध्यान से देखो। सबसे पहली आपकी जो क्षितिज और कृतिका बुक है, इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपका इसी में लघु कथा लेखन आ जाएगा। ठीक है, क्या का लघु कथा लेखन आ जाएगा। उसके बाद इसी में आपका संवाद लेखन आ जाएगा, पत्र आ जाएंगे जिसमें औपचारिक हो गए अनौपचारिक हो गए। इसके अलावा और भी आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है सब कुछ इसमें लिखने के लिए आएगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। एक बार पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए डिस्कस किया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह थे। फिर हमने देखो व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखे थे, है ना। फिर समाज से संबंधित हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे और आपने बहुत अच्छे से आंसर किए थे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद भी हमने बहुत अच्छे से समझे थे बच्चों, है ना। उसके बाद अलंकार वगैरह हो गए, इन सभी को भी बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझा था। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तक से संबंधित हमने क्वेश्चन देखे थे बच्चों। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा क्षितिज किताब की आपकी जो चैप्टर है उससे एमसीक्यू थे। फिर आपके जो पद्यांश से उससे संबंधित एमसीक्यू से, यानी कि कविता वाले, और ये आपका चैप्टर से, मतलब जो कविता है उसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वाला। तो ये तो हमने समझ लिया था। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, खंड नंबर वा, वर्णात्मक प्रश्न की। ठीक है, अब इन प्रश्नों में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या कहा गया है, गद्य पाठ। गद्य पाठ का मतलब आपके जो चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो गद्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए लगभग 25 से 30 शब्दों में। और ये हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये 6 नंबर आएंगे आपके। ठीक है,
तो वैसे तो बच्चों देखो 4 क्वेश्चन बोले गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 क्वेश्चन। ऐसा इसलिए ताकि आपको मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझा सकूं इसी वीडियो में, तो इससे आपकी तैयारी और बढ़िया होगी, है ना। चलो बच्चों पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की जो हाजिरी थी ये क्यों ली जाती थी। ठीक है, तो जो कांजी हाउस था बच्चों, 2 बैलों की कथा आपका जो चैप्टर है, इसमें जो भी कैद पशु होते थे इनकी अटेंडेंस, इनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी बच्चों। तो इनकी हाजिरी लेने के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहली बात तो ये समझो, कांजी हाउस जो था ना, इसमें केवल उन्हीं पशुओं को रखा जाता था जो कि लावारिस होते थे और उन्हीं पशुओं की देखभाल की जाती थी। इसीलिए कांजी हाउस में निम्नलिखित कारणों से पशु की हाजिरी ली जाती थी। सबसे पहला कारण था बच्चों कि पशुओं की जो संख्या है उसका ठीक ठीक पता रहे, यानी कि कांजी हाउस में कितने पशु हैं ये पता रहे उसके मालिक को। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए, कौन सा पशु किस टाइप का है, कौन से पशु का स्वास्थ्य कैसा है, सेहत कैसा है, इसकी जानकारी के लिए। तीसरा, जो पशु आवारा थे और उत्पाद मचाने वाले थे, ऐसे पशुओं को अलग रखा जाता था इस अटेंडेंस के माध्यम से। ठीक है, और चौथा, पशुओं की संख्या नीलामी की योग्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिए। तो इन सभी से संख्या कैसी है, सेहत की जानकारी कैसी है, पहचान रखने के लिए, ठीक है, जो आवारा थे उत्पात मचाने वाले थे उनको अलग रखने के लिए, पशुओं की संख्या इतनी है कि नहीं उसे नीलाम किया जा सके, इन सभी बातों को पता लगाने के लिए कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती थी बच्चों, है ना। बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यानी कि ल्हासा की ओर पाठ आपका जो है इसमें तिब्बती समाज कैसा था आपको ये बताना है। ठीक है, तो आओ बच्चों समझाते हैं आपको तिब्बती समाज कैसा था। देखो, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पे तिब्बती समाज के बारे में निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। सबसे पहला पॉइंट, तिब्बत में समाज में छुआछूत, जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। जैसे हमारे भारत में प्राचीन से ही छुआछूत हो गई, जाति पात हो गई, ऊंच नीच वगैरह ये प्रथाएं हैं, लेकिन तिब्बत के समाज में ये सब नहीं थी। दूसरा, तिब्बती समाज में महिलाएं पुरुषों से ना तो पर्दा करती हैं और ना ही किसी अपरिचित व्यक्ति से डरती हैं। जैसे भारत में क्या होता है कि महिलाएं जो है पुरुषों से पर्दा करती हैं और किसी अनजान व्यक्ति से डरती हैं, लेकिन तिब्बत में ऐसा नहीं था। तिब्बती समाज में महिलाएं ना तो पुरुषों से पर्दा करती थी यानी कि घूंघट वगैरह, और ना ही किसी जो सडनली पर्सन होता था उससे डरती थी। ठीक है। तीसरा, एक बड़ी ही खराब स्थिति थी यहाँ पे कि समाज में मदिरा पान यानी कि छड़ का रिवाज था। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम को लोग छड़ पीकर होशोबाज खो देते थे और किसी भी व्यक्ति को बिना जान पहचान के रात बिताने के लिए आश्रय नहीं देते थे। इसीलिए तो जब दूसरी बार लेखक जाता है यात्रा करने के लिए तो उसे बेसिकली गरीब से झोपड़े में अपनी रात गुजारनी पड़ती है क्योंकि उसे स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, ये होता है। चौथा पॉइंट, यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति और अंधविश्वासी थे। यानी कि यहाँ के लोग धर्म को तो मानते थे लेकिन धर्म के लिए जो भी अंधविश्वास थे ये उन्हें भी मानते थे। वे गंडों पर अति विश्वास रखते थे, है ना। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे पता चली। ठीक है, आपको आंसर जो है ना ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको आंसर सेंटेंस में लिखना है। जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ से शुरू किया है ना, तो आपको यहीं से शुरू कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए थोड़ा अलग अलग लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में कहा गया है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। सबसे पहले तो उपभोक्ता संस्कृति का मतलब क्या हो गया। उपभोक्ता संस्कृति का मतलब हो गया जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी विचारधारा है, इसको अपनाना। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी विचारधारा है बच्चों, पश्चिमी जो संस्कृति है, जैसे कटी फटी जीन्स पहनना, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा ये सब खाना, ठीक है, वेस्टर्न जो रीति रिवाज है उनको अपनाना। तो गांधी जी ने इसे हमारे लिए समाज की चुनौती क्यों कहा है बच्चों। बहुत सारे कारण है इसके, आओ बच्चों देखते हैं। देखो ये रहा आपका आंसर। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करती है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो हमारे लोगों के कुछ नैतिक और सामाजिक मूल्य हैं, तो जो वेस्टर्न कल्चर है बच्चों ये इसको कमजोर करती है। कैसे? उपभोक्तावाद लोगों को लगातार भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है। यानी कि उपभोक्तावाद में क्या होता है कि हम जो है ना विभिन्न प्रकार की जो भौतिक वस्तु हैं
उसकी ओर अट्रैक्ट होते जाते हैं, ठीक है। और जीवन की सादगी और आत्मनिर्भरता की अवधारणाओं को कमजोर करता है, यानी कि हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक जो नॉर्मल लाइफ होती है, उसको खराब कर देता है ये, ठीक है। जब समाज में भौतिक सुखों की अधिकता की ओर बढ़ता है, जब समाज भौतिक सुख का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अच्छा कूलर, अच्छा फ्रिज, अच्छा पंखा, ठीक है, अच्छा पैसा, अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, बिजनेस, ये सभी होते हैं भौतिक सुख। तो जब व्यक्ति इन सभी की ओर बढ़ता है तो आत्मसंतोष की भावना कम हो जाती है। ये सच्चाई है बच्चों। जिस व्यक्ति के पास में जितना ज्यादा पैसा होगा ना, वो जितना ज्यादा अमीर होगा, उसके दिमाग में उतनी ही ज्यादा टेंशन होगी। अमीरों को तो रात में नींद तक नहीं आती इन्हीं टेंशन की वजह से, और एक हम जैसे लोग हैं भाई, मस्त एकदम रात को आए, खाना वाना खाया, आराम से सो गए, सुबह उठे फिर काम पे चले गए बिना किसी टेंशन के, है ना। ये चीजें होती हैं। अब इससे क्या होता है, सामाजिक असमानता बढ़ती है और भौतिकतावाद को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए गांधी जी की सादगी और समानता की विचारधारा के खिलाफ है, यानी कि ये जो है ना समाज में ये उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये इनकी विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने इसे सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माना है, क्योंकि व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों से, व्यक्ति जो है इनको नैतिक मूल्यों से दूर कर देता है और समाज में नैतिक सामाजिक ढांचे को ये कमजोर करता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला आंसर था बच्चों। ओके, आगे समझ में अच्छे तरीके से क्यों कहा चुनौती। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये क्वेश्चन बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप अपने हिसाब से भी आंसर बना के लिख सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं बल्कि अनेक घटनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहली घटना तो ये है जो कि कहानी की शुरुआत में होता है कि जब दोनों बैल हल में या फिर गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला के चलते थे, तो उस समय दोनों ही, हीरा और मोती दोनों यही सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे पड़े ताकि मेरे दूसरे दोस्त को ज्यादा नुकसान, ज्यादा जो है ना पीड़ा वगैरह ना हो, ठीक है। दोनों ये सोचते थे कि ज्यादा वजन हमारी गर्दन पे रहे, तो इससे दोस्ती का पता चलता है। दूसरा, दिन भर काम करने के बाद या तो दोपहर में या तो संध्या में जब दोनों को खोला जाता था गाड़ी से या फिर हल से, तो वे एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी जो थकान है ये मिटा लिया करते थे। जैसे आपने गांव में भैंस वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो भैंस का छोटा सा बच्चा होता है, जब वो दूध पीने के लिए जाता है, उसको छोड़ा जाता है जैसे ही, तो एकदम से भैंस जो है ना उसको चाटने चूटने लगती है, तो इससे क्या होता है, वो अपना प्यार दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद नाद में खली या फिर भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, जैसे ही देखा कि उनका जो मालिक है वो आया, उसने खली भूसा डाल दिया, तो दोनों एक साथ उठे, एक साथ नाद में मुंह डाला, खाते रहे, एक साथ ही फिर बैठते। जैसे एक मुंह हटा लेता वैसे दूसरा भी हटा लेता, तो इससे भी दोस्ती का पता चलता। चौथा, जब सांड ने एक बैल पर आक्रमण किया तो दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था, तो इस प्रकार दोनों ने सांड को भगा दिया, तो इससे भी दोनों की बहुत ही कठिन परिस्थितियों में दोस्ती का जो फर्ज है वो निभाया गया। उसके बाद मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बन गए। जो मोती है, जब वो मटर खा रहा होता है खेत में, मोती और हीरा वो खा रहे होते हैं, तो एकदम से खेत का जो मालिक है वो आ जाता है, तो हीरा तो भाग जाता है लेकिन मोती रह जाता है। अब हीरा ने देखा मोती पकड़ा गया है तो वो भी वापस आ जाता है, फिर दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी एक ही साथ करते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि दोनों बैलों की कथा नामक पाठ में इन दोनों में गहरी दोस्ती है, इसके घटनाएं। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार के भय का सामना करना, भय बना रहता था। यानी कि देखो ल्हासा की ओर पाठ में क्या था कि उस समय का जो तिब्बती समाज था उसमें हथियार का कानून नहीं था, कोई भी हथियार वगैरह रख सकता था, ठीक है। तो इससे यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, तो आओ समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो उस समय तिब्बती समाज में हथियार संबंधी कानून ना होने के कारण
यात्रियों को हमेशा अपनी जान का और लुटने का खतरा बना रहता था। जो भी ट्रेवलर्स होते थे, जैसे लेखक खुद था, इसको भी खतरा रहता था। इसीलिए लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। अब कोई कानून है नहीं तो गवर्नमेंट वगैरह कुछ नहीं करती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे हम आमतौर पे लाठी डंडा नहीं लेके चलते हैं, वैसे ये लोग हथियारों को लेके चलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे डाकुओं का, लुटेरों का खतरा बना रहता था। और डाकू लुटेरे पहले तो जो थे आदमी को मार देते थे, ठीक है, फिर बाद में उसे लूटते थे। जैसे देखा ये आदमी जा रहा है, पहले मारा फिर लूटा, भले कुछ मिले या ना मिले, पहले मार देते थे, ठीक है। मारने वालों का कोई गवाह नहीं होता था, इसीलिए इन डाकू लुटेरों को सजा भी नहीं मिल सकती थी, ठीक है। जिसे मार दिया अब उसका कोई गवाह तो होगा नहीं, पूरे ग्रुप को ये तो उड़ा देते थे, ठीक है, तो कोई गवाही नहीं मिलता था। इसीलिए तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे। बच्चों, क्वेश्चन आपका 2 नंबर में एक ऐसे भी बन सकता है कि तिब्बत में लोग बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर क्यों घूमते थे, तो आप ये सेम आंसर लिखेंगे। तो दो क्वेश्चंस का आपका एक ही आंसर और सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए। अच्छा बच्चों, अगर आपसे मैं ये चीज पूछूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बुक नंबर 1 है, ठीक है, और आपकी एक और जो है बुक नंबर 2, इन सभी के अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इस प्रकार का आपको एक कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना है नीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको कमेंट करना है फटाफट से। जितने ज्यादा कमेंट होंगे बच्चों, उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों फटाफट से कमेंट कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों इस पेपर के अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे पूछा गया है पद्य पाठों, पद्य का मतलब हो गया आपकी जो कविताएं होती हैं, ठीक है। ओके, तो जो आपकी कविताएं हैं इनके आधार पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लगभग 25 से 30 शब्दों में, ठीक है। और ये आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं बच्चों। ओके, देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, सांख्या के आधार पे आपको इसे बताना है। तो किसी व्यक्ति की पहचान किससे होती है, उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से होती है। अब आप ये कैसे कह सकते हो, तो आओ आपको बताता हूं ढंग से। देखो पहले मैंने लिखा है व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से, ठीक है। अगर आप अच्छे कुल में जन्म लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप महान हो जाते हैं। दरअसल हमारी असली महानता जो है ये हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कार्य करता है हीनता वाले, अच्छे कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो क्या उसे समाज में सम्मान मिलेगा इस वजह से कि भाई वो ऊंचे कुल में जन्मा है तो इसीलिए सम्मान दो? नहीं मिलेगा। बल्कि वहीं दूसरी ओर अगर कोई निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है और वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, समाज की सेवा करता है, तो उसे समाज में सम्मान मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से, उसके कर्मों से होती है, ठीक है, ना कि उसके जन्म के कुल से होती है। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल सा आंसर था, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है वाक में रस्सी किसके लिए उपयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो वाक में जो रस्सी शब्द है बच्चों, ये किसके लिए उपयुक्त हुआ है। देखो वाक में रस्सी शब्द का संदर्भ मनुष्य की सांसों से है। यह रस्सी उसके शरीर रूपी नाव को संसार के सागर में खींचने का कार्य करती है, लेकिन यह रस्सी बहुत ही कमजोर है और इसका टूटना किसी भी समय संभव है। अर्थात हम मनुष्यों की जो सांसें हैं ये कभी भी अचानक से समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो रस्सी क्या है बच्चों, ये मनुष्य की सांसों को दर्शाता है। किस लिए उपयोग किया गया, कैसे किया गया है, तो रस्सी को हमारे जो शरीर रूपी नाव है इसको किनारे लगाने के लिए खींचने का कार्य करती है, और जो कि बहुत ही कमजोर है, कभी भी टूट सकती है, यानी कि मनुष्य की सांसें कभी भी अचानक से समाप्त हो सकती हैं, ये कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रज भूमि के प्रति कबीर रस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रज भूमि के प्रति कबीर रस खान का जो प्रेम है ना वो कई तरीके से अभिव्यक्त हुआ है बच्चों।
आओ बताते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन कि कवि रस खान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया है। सबसे पहली बात, कवि रस खान कहते हैं कि वह अगले जन्म में मनुष्य के रूप में ब्रिज के ग्वाल वालों के साथ रहना चाहता है। रस खान जी कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ग्वाल वालों के साथ रहना चाहूंगा। दूसरा, कबीर रस खान कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म ना मिले और अगर पशु का जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच चलना चाहूंगा, क्योंकि वहां मुझे मेरे कृष्ण का साथ मिलेगा। अगला, रसखान जी कहते हैं कि मैं गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूंगा जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार मैं कृष्ण का सानिध्य प्रेम पा सकूंगा। कवि कहते हैं कि ना अगर मैं मनुष्य बना, ना मैं अगर पशु बना, ना अगर मैं निर्जीव बना, अगर मैं पक्षी बना तो पक्षी बनकर कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करना चाहूंगा जहां कृष्ण रास रचाते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि वो वृक्ष के वन, बाग और तालाब सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं। इस तरीके से रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को इन तरीकों से प्रस्तुत किया है। ये तो मैंने पॉइंट में लिखे हैं, बस आपको इनको क्या करना है, एकदम लाइन टू लाइन लिखते जाना है। ओके बच्चों, आ गया ना अच्छे तरीके से समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा कविता का अगला क्वेश्चन है, कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? यानी कि कबीर जी ने जो विश्वास फैले हुए हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उनको कैसे खंडन किया, वो कौन कौन से, ये आपको बताने हैं। तो आओ बच्चों बताते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। कबीर जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ सामान्य मान्यताएं जो हैं इनका खंडन किया है। कौन कौन सी मान्यताएं? पहली मान्यता तो यह है बच्चों कि लोग ये मानते हैं कि मंदिरों में जाने से, मस्जिदों में जाने से हमें ईश्वर मिल सकता है। कबीर जी क्या कहते हैं कि इससे ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होगी। लोगों का मानना है कि जब हम विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं तो हमें ईश्वर मिलेंगे। कबीर जी कहते हैं इससे भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं कि अगर हम योग, साधना, वैराग्य को अपनाएंगे तो भी हमें ईश्वर मिल जाएंगे, लेकिन कबीर जी कहते हैं ये कोशिश भी निरर्थक है। लोग कहते हैं कि हम अगर आडंबरपूर्ण भक्ति करेंगे, यानी कि हवन वगैरह करना, ठीक है, कपड़े पहनना या फिर जो भी है, इससे ईश्वर मिल जाएंगे। तो कबीर जी कहते हैं इससे भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। तो इन सभी मान्यताओं का खंडन कबीर जी ने किया है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या जो भी क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे समझ में आ रहा है नहीं? अगर समझ में आ रहे तो लिखेंगे यस सर जी। अभी आपको मैं ग्रामर भी समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो, ग्रामर भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको। ओके, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, जो कि आधारित है आपकी अगली किताब पर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेसिकली आपका एक ही चैप्टर आ रहा है मिड टर्म के एग्जाम में, जिसका नाम है बच्चों इस जल प्रलय में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा अलग से 15-20 मिनट की, आप उसको देख लेना, तो इसकी चैप्टर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस जल प्रलय पाठ के आधार पे बताइए कि सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहां तक आ गया है। ठीक है, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो आपको क्या बताना है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि भाई पानी पहुंचा तो आखिर पहुंचा कहां तक है, तो इससे कौन सी भावना व्यक्त होती हैं? तो आओ बच्चों देखते हैं। तो आंसर नंबर का, रेडियो पर पानी आने की सूचना तो प्रसारित हो रही थी लेकिन अभी तक आया नहीं था। यानी कि रेडियो पे बताया जा रहा था कि बाढ़ आ चुकी है, पानी यहां तक पहुंचने वाला है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि पानी कहीं बीच में अटक गया है या फिर जहां तक आना था वहीं तक पहुंचकर रुक गया है। लोग शायद ये भी सोच रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि तटबंधों से लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई हो अथवा कोई दैवीय चमत्कार हो गया हो तो पानी हमारे गांव तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे अनेकों विचार लोगों के मन में उमड़ रहे थे। ठीक है, कि आखिर पानी जाएगा तो किधर से? ठीक है, जब रास्ता यही है, रास्ता उसके गांव का ही है, तो पानी जाएगा किधर से? इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा, कौतूहल की जो भावना है ये प्रकट होती है और सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं।
साथ ही मजबूरी बस वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने के लिए देखने का जो मोह है नहीं छोड़ पाते, क्योंकि बाढ़ तो आनी ही आनी है, बाढ़ आएगी तो जीवन मृत्यु का खेल तो होगा ही होगा, तो इसका जो मोह है वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि बाढ़ आई तो जाना संभव है कुछ ना कुछ का। तो इसमें उनकी उत्सुकता, सुरक्षा, कौतूहल, उनकी दृष्टि सब कुछ यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। ओके, चलिए अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इस जल प्रलय पाठ में लेखक ने अपने मित्रों से क्यों कहा, पहचान लीजिए ये वही आम आदमी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें लेखक ने अपने मित्रों से ऐसा क्यों कहा, पहचान लीजिए यही वह आदमी है। तो चलो देखते हैं क्या कहा, क्यों कहा। देखो, बेसिकली लेखक और उसके साहित्यिक मित्र जब गांधी मैदान से गुजर रहे थे तब एक गंवार व्यक्ति जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोग पलटकर देखने भी नहीं आए थे। तब यह बात सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि जिस आम आदमी की तलाश वह साहित्यिक गोष्ठियों में होती है, यह है वही आम आदमी है जो दानापुर और उत्तर बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों की चिंता करता है। साथ ही उसमें एक प्रकार के आक्रोश से भी भरा हुआ है जो मनुष्य से मनुष्य को अलग रखने की मानसिकता से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा था कि यही है वो आदमी, पहचान लीजिए। जब दानापुर डूब रहा था तो पटना के लोग पलटकर देखने भी नहीं आए थे। ठीक है, और कब की बात है ये, तब जब लेखक और उसके साहित्यिक मित्र गांधी मैदान से गुजर रहे थे। ठीक है, चलिए अब इसी का एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों कि लेखक ने बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत किससे, कब और क्यों कहा। ठीक है, पहली बात तो मृत्यु का जो तरल दूत है ये है क्या, फिर ये बात किससे कही, कब कही और क्यों कही, तीनों बातें हैं एक एक नंबर में। ठीक है, और ये है क्या, तो देखो बच्चों, लेखक ने आचार्य जी से बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा। तो पहले ये पता चला मृत्यु का तरल दूत बेसिकली किसे कहा जाता है, बाढ़ के पानी को। किससे कहा, तो आचार्य जी से। अब क्यों कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि वह साक्षात ये देख रहा था कि सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ फाग फेन में उलझा पानी तेज से सरकता चला आ रहा था, जिसे देखकर वह डर गया, भयभीत हो गया और कहा कि आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। जब बाढ़ अपने चरम सीमा पर थी तब लेखक ने देखा कि बाढ़ का पानी विनाश और मौत को लेकर आ रहा था। पानी का यह प्रवाह गांव, खेत, मकान, पशुधन और मनुष्यों को भी अपने साथ बहा ले गया। इस विनाशकारी शक्ति के कारण लोगों ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, इसके अलावा अभी टेंशन मत लो, ये तो अभी हमारा सिर्फ पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा आपको मैं 2 से 3 और सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा एक प्लेलिस्ट का, उसमें सारे सैंपल पेपर की वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप जाके देखना। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 13 था इसके तीनों के तीनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, आप चाहो तो दोबारा से इसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों इन पेपर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डाउट रहता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि इनको आपको करना कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको अनुच्छेद लेखन बताऊंगा कैसे लिखना होता है क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि जो पत्र है, ठीक है, जैसे कि शिकायती पत्र हो गया या फिर आपको अपने मित्र को, चाचा ताई भाई बहन इनको पत्र लिखना होता है, ये कैसे आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लघु कथा लेखन कैसे करना है, ईमेल आपको कैसे लिखनी है, सारी चीजें इन क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, इसके अलावा आपको संवाद लेखन कैसे लिखना है, सूचना तैयार कैसे करनी है, ये सारी चीजें अभी आपको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो, अभी आधा घंटा कम से कम हमें और लगेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 14 से।
अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 14 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है और ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा पहला टॉपिक है शिक्षा का महत्व और दूसरा टॉपिक है स्वास्थ्य जीवन शैली। अब शिक्षा के महत्व के लिए देखिए संकेत बिंदु भी दिए गए हैं कि शिक्षा के महत्व की आपको भूमिका बतानी है, शिक्षा के उद्देश्य बता दीजिए, शिक्षा के प्रकार बताइए, इसकी सीमाएं बताइए, शिक्षा जो है इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और एक निष्कर्ष बताइए। ठीक इसी तरीके से स्वास्थ्य जीवन शैली, इसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, इसके घटक क्या होते हैं, व्यायाम का क्या इंपॉर्टेंस होती है, साथ ही अच्छे आहार की क्या इंपॉर्टेंस होती है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और एक निष्कर्ष। तो सेम इन्हीं चीजों को हम अपने जो हमारी अनुच्छेद लेखन है इसमें करेंगे। जैसे कि टॉपिक क्या हो गया हमारा, शिक्षा का महत्व, तो हम कैसे लिखेंगे, शिक्षा का महत्व किसी भी समाज की प्रगति में अत्यधिक योगदान देता है। यह व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। सिंपल सी बात है भाई, शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति के नजरिए से देखें तो शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान प्रोवाइड करवाती है, कौशल प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वो अपने जीवन, अपने आसपास के लोगों के जीवन को अच्छा बना सके। शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक होती है, व्यावसायिक होती है। हालांकि शिक्षा की सीमाएं भी हैं, जैसे कि गरीबों लोगों तक ये शिक्षा पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती है ना, और जो पिछड़े लोग हैं उन तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। शिक्षा का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जब शिक्षा होगी लोगों के पास, लोग एजुकेटेड होंगे तो वो जागरूक रहेंगे। ठीक है, समानता की भावना होगी, विकास की भावना होगी, किसी प्रकार की असमानता वगैरह नहीं होगी। अतः शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक आधार स्तंभ होती है उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था स्वास्थ्य जीवन शैली, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य जीवन शैली जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं है, आप हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा गया है कि एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हमेशा हमें नियमित तौर पे व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमें मानसिक रूप से चिंताएं वगैरह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। ठीक है, जबकि व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जैसे आपने एक अच्छा खाना खाया तो इससे हमारे शरीर को मिला पोषण। अब इस पोषण को पूरी तरीके से डेवलप और एक वर्क फॉर्मेशन देने के लिए हमें व्यायाम करने होते हैं, जिससे हम शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, जैसे इससे क्या होगा, हम किसी भी काम में एकदम फोकस होके अपना ध्यान लगा सकेंगे। योग से मानसिक स्वास्थ्य स्थिरता मिलती है। स्वस्थ जीवन शैली न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और हमारे आने वाले भविष्य को भी सुधार सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको एक जो है ना क्या लिखना होता है, अनुच्छेद लिखना होता है। मैंने तो ज्यादा नहीं, कुछ 70 या 80 शब्दों में लिखा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो इन संकेत विधियों में कहा गया है हमसे। ओके, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों, अनुच्छेद लेखन कैसे करना है। अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या करना है, किसी भी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है 100 शब्दों में। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों, कि आपकी कॉलोनी में गलियों की जो उचित सफाई है और रखरखाव है ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि गलियों में उचित सफाई वगैरह नहीं हो पा रही है और ना ही तो रखरखाव हो पा रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो आपको इन सभी को लेकर आपके जो नगर निगम के अधिकारी हैं इनको एक शिकायत पत्र लिखना है। तो क्या है हमारा टॉपिक, टॉपिक है गलियों में उचित साफ सफाई और रखरखाव ना होने से संबंधित नगर निगम के अधिकारी को शिकायती पत्र। तो आओ बच्चों कैसे लिखेंगे, देखो पत्र लिखने के लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छी टिप वगैरह देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लिखना होता है एड्रेस। अब ये जो 3 लाइन में हमारा एड्रेस होता है ये होता है भेजने वाले का पता। ठीक है, किसका होता है, भेजने वाले का पता। और भेजने वाले कौन है, भेजने वाले हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पता। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है हमारा पता 100 शांति निकेतन कुंज करोल बाग दिल्ली।
फिर इसके नीचे आप लिखेंगे बच्चों दिनांक, और दिनांक इसी तरीके से लिखने हैं जैसे मैंने लिखी है। ऐसे मत लिख देना ऐसे 07/10/24, ऐसे कभी मत लिखना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी है ना वैसे ही आपको डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 लाइन में आप बातें देख रहे हो ये है प्राप्तकर्ता का पता, ठीक है। किसका है? प्राप्तकर्ता का पता। अब ये कौन है बच्चों? ये वो है बच्चों जिसे ये पत्र मिलेगा। तो ये पत्र हम किसको लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं नगर निगम अधिकारी करोल बाग दिल्ली, इनको। फिर आएगा बच्चों आपका विषय गलियों की सफाई और रखरखाव के संबंध में पत्र। फिर आप लिखेंगे मान्यवर। और एक चीज, जब आप बच्चों ऐसा निशान लगा देते हो तो ना ये वाला, तो इस निशान का मतलब होता है संबोधन, ठीक है। संबोधन का मतलब हो गया कि आपने अपनी बात को अधिकारी को बोलने से पहले संबोधित किया है, उनको सम्मान दिया है। तो ऐसे जब आपके हिंदी टीचर चेक करेंगे ना और जब वो ये साइन देखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट जाता है इससे। तो जरूर बनाना ये साइन मान्यवर के सामने या महोदय, जो भी आप लिखते हो उस हिसाब से, ठीक है। अब महोदय या महोदय तो हम अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे, लेकिन ये तो हम नगर निगम को लिख रहे हैं तो मान्यवर लिखेंगे, ओके। उसके बाद में हमारा जो मेन आंसर है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है मैं राहुल शांति निकेतन कुंज का निवासी हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में गलियों में उचित साफ सफाई और रखरखाव की कमी है, जिसके कारण यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। गलियों में गंदगी और कूड़े के ढेर के होने के कारण लोगों को चलने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खास करके बारिश के दिनों में पानी जब भर जाता है तो फिसलन होती है, दुर्घटनाओं का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। और जो बुजुर्ग हैं इनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करें, ठीक है। हमारे एरिया में नियमित सफाई, कूड़ेदान की भी उठाने की व्यवस्था और उचित प्रकाश की व्यवस्था ये कराई जाए। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। भवदीय राहुल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना पत्र लिखना है, कोई भी नगर निगम का अधिकारी हो, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया ना कि नगर निगम अधिकारी या फिर जो भी अधिकारी होते हैं उनको कैसे लिखना है। तो पहले भेजने वाले का पता, फिर आपकी डेट, प्राप्तकर्ता, फिर विषय, मान्यवर और संबोधनवाचक, उसके बाद ये चीजें, ठीक है। और सबसे आसान जो मुझे लगता है ना वो लगता है किसी अपने को पत्र लिखना। जैसे कि वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आप इन दिनों के आयोजन के बारे में बताएंगे। तो वृक्षारोपण चल रहा है आपके स्कूल में, ठीक है। तो आप अपने मित्र को पत्र लिखें और बताइए कि ये जो वृक्षारोपण आयोजन हो रहे हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरीके से, हमारा एक हवाला हो जाएगा। लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्कार, मुझे आशा है कि तुम अच्छे और स्वस्थ में होंगे। आज मैं तुम्हें वृक्षारोपण दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। हर साल 1 जुलाई को हम अपने स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम दिवस मनाते हैं। इस दिन हम सभी मिलकर वृक्षारोपण करते हैं क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल और छाया प्रदान करते हैं। इस वर्ष मैंने अपने स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। हमें शिक्षकों ने बताया कि हमें किस प्रकार के पौधे लगाने चाहिए। हमने पौधों को अच्छी तरीके से रोपा, उनकी देखभाल करने का भी संकल्प किया। इस दिन के महत्व को समझाते हुए हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि वृक्षों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। तो हमने अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का भी प्रयास किया। तुम भी इस अवसर पर कुछ पौधे लगाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। तुम्हारा मित्र राहुल। इस तरीके से आपको लिखना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला लिखना बहुत आसान लगेगा। जो भी मित्र, चाचा, दाऊ, भाई, भतीजे, इसको लिखना होगा। ये आप आसानी से लिख पाओगे किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। जब मैं आपको 2 से 3 और सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा ना, तो हर एक पेपर में आपको मैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है ये भी करवा दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। चलो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, शिकायती पत्र और मित्र वाला पत्र। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में एक तरफ है हमारी लघु कथा और एक तरफ है ईमेल लेखन, ठीक है। तो सबसे पहले लघु कथा की बात करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम इनके आंसर को देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यातायात के नियमों का पालन ना करने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर एक लघु कथा लिखिए। बच्चों लघु कथा लिखना बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपको एक पात्र लेना होता है, ठीक है।
मतलब एक चरित्र, एक व्यक्ति, और उसी के आधार पे आपको अपनी कहानी नरेट कर देनी है। और कहानी में जो आप लिखोगे, ठीक है, उसमें 4 नंबर तो आपको पूरे मिल जाएंगे। 1 नंबर जो होता है ना, ये रहेगा आपकी सोच का, कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आपने ग्रामेटिकल में क्या क्या एरर कर रखी है, ठीक है। बाकी 4 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लघु कथा लिखी है यातायात के नियमों का पालन, तो पहले आप टॉपिक लिख देंगे अपना, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है मेरी कहानी का, मेरी लघु कथा का हीरो है राजू। तो राजू रोजाना स्कूल जाता था अपनी बाइक से, और जब भी वो स्कूल जाता था वो ट्रैफिक लाइट वगैरह इनको कभी अनदेखा नहीं करता था, और जब ग्रीन होती थी तभी जाता था। लेकिन एक दिन उसने ट्रैफिक लाइट को अनदेखा कर दिया। अभी भी रेड लाइट थी और वो सड़क पार करने लगा। तभी एक तेज गाड़ी आई और ब्रेक लगाकर रुकी, और फिर गाड़ी का शीशा खुला। गाड़ी के ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि लाल लाइट पर रुकना चाहिए? फिर राजू ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उसने सोचा कि अब मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। उस दिन से राजू हमेशा अपने आप को ट्रैफिक सिग्नल का पालन करवाता है और दूसरों को भी समझाता है कि ऐसा ना करें। तो बस लिख दी हमने लघु कथा। देखिए मैंने तो बहुत छोटी लिख रखी है, आपको इसे कम से कम 2 से 3 लाइन और बड़ा करके लिखना है, ठीक है, तभी पूरे 5 नंबर मिलेंगे। मैंने छोटा इसलिए लिखा है ताकि टू द पॉइंट आपको मैं समझा सकूं। ओके, चलिए अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये ईमेल लेखन का। तो बच्चों आपका नाम राहुल या अमीशा है, आप कई दिनों से आपके मोहल्ले की सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है। तो इस हिसाब से नगर निगम के अधिकारी को एक शिकायती ईमेल लिखिए। बच्चों आज के टाइम पे जो भी आपके पास में ईमेल है, जैसे आप ये जो YouTube की वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए भी आपने एक ईमेल बनाया होगा, तभी आप देख पा रहे हैं, है ना, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहे हैं। तो वो जो ईमेल है, ऐसे ही ईमेल से आपको किसी नगर निगम के अधिकारी को ईमेल लिखना है, ठीक है। आपका नाम राहुल है या अमीशा है, किस विषय पे? मोहल्ले की सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं इस वजह से, ठीक है। तो आओ बच्चों देखते हैं। चलो ईमेल लेखन में सबसे पहले देखिए प्रेषक, यानी कि भेजने वाला कौन है? तो भेजने वाला है राहुल या फिर अमीशा। प्राप्तकर्ता कौन होगा? तो नगर निगम के अधिकारी। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता ये पहले आपने लिख दिया। फिर आप लिखेंगे विषय। विषय क्या है? सड़कों पर गड्ढों के संबंध में शिकायत। उसके बाद प्रिय नगर निगम अधिकारी, और ये संबोधनवाचक, ठीक है। उसके बाद मैं राहुल, यहाँ पे आप अपना पता लिख देंगे, जैसे कि मैं राहुल जो है रोहिणी का निवासी हूँ, मैं राहुल करोल बाग का निवासी हूँ। तो मैं राहुल रोहिणी का निवासी हूँ, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले की सड़क पर कई गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे न केवल हमारे एरिया के सौंदर्य को बिगाड़ते हैं, बल्कि आवागमन में भी कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। विशेष करके जब बारिश का मौसम होता है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे चलने वाले लोगों और वाहनों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। यदि इन गड्ढों को भरने की व्यवस्था नहीं की गई तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जाएगा। मैं चाहता हूं आप हमारी सहायता करें। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। भवदीय राहुल, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईमेल लेखन लिख देना है। तो ईमेल लेखन लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले प्रेषक कौन है और प्राप्तकर्ता कौन है ये लिखना है। फिर आपका विषय कौन है, फिर आपको इस तरीके से लिखना है किस अधिकारी को आप लिख रहे हो, ठीक है। फिर आपका पूरा टॉपिक आ जाएगा जो भी आप लिखना चाहते हो वो। फिर आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, भवदीय राहुल, और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी बच्चों, लघु कथा कैसे लिखनी है और ईमेल कैसे लिखना है। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें एक तो है हमारा संवाद, ठीक है, और एक है सूचना तैयार करना। तो मुझे जहां तक लगता है 100% आप सभी बच्चे संवाद लिखना ज्यादा प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि संवाद बहुत आसान होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे। देखो क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन कि 2 मित्रों के बीच आगामी परीक्षा को लेकर 100 से 150 शब्दों में संवाद लिखिए 5 नंबर में, ठीक है। अब 100 से 150 शब्दों का मतलब हो गया आपको जो है ना कम से कम 10 वाक्य बनाने पड़ेंगे। कितने?
कम से कम 10 वाक्य आपको लिखने पड़ेंगे। तो आओ बताते हैं आपको कैसे लिखने हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है आगामी परीक्षा, और ये है हमारा यहाँ पे संवाद। तो संवाद के लिए मैंने 2 नाम लिए हैं, एक नाम है यहाँ पे राहुल, ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे मैंने नाम लिया है बच्चों वो लिया है अमीषा का, ठीक है। तो राहुल अमीषा से कहता है, हे अमीषा तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? तो अमीषा ने कहा, मुझे थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, विशेष करके गणित मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। तुम बताओ राहुल, तुम कैसे कर रहे हो पढ़ाई? राहुल, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे भौतिकी में मदद चाहिए, यानी कि मुझे मैथ तो आती है, मुझे भौतिकी में थोड़ी मदद चाहिए। अमीषा कहती है, चलो हम एक साथ पढ़ाई करते हैं, इससे हमें एक दूसरे की मदद भी मिलेगी। राहुल कहता है, अरे वाह, ये तो एक अच्छा विचार है, अच्छा हम मिलेंगे कब? तो अमीषा कहती है, क्यों ना हम कल मिलें और कल से पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है हमारे। तो राहुल कहता है, ठीक है, तुम सुबह सुबह आना। अमीषा कहती है, ठीक है, मैं अपनी किताबें ले आऊंगी। राहुल कहता है, मैं भी अपने नोट्स ले आऊंगा। अमीषा कहती है, सही है, फिर मिलते हैं। राहुल, मिलकर पढ़ाई करने से हमें अच्छे अंक भी मिलेंगे। अमीषा कहती है, हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे संवाद आपको लिख देना है, बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आम दोस्तों में बातें होती है ना, वैसे आपको संवाद तैयार कर लेना है, ठीक है। अब संवाद किसी का भी किसी से आ सकता है, जैसे कि आपका संवाद, ठीक है, आपके प्रधानाचार्य से आ सकता है, ठीक है। आपका संवाद जो है आपके मित्र से आ सकता है, आपका संवाद आपके दादा से आ सकता है, या फिर आपका संवाद किसी पीएम से आ सकता है, कोई टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखना ऐसे ही है, आपको नाम देके और उसने क्या कहा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो टॉपिक है ना आपका सूचना तैयार करने वाला, इस टॉपिक को आपको मैं जो हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 रहेगा ना उसमें समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही, और जहाँ तक मुझे लगता है जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको समझाए हैं वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर 12 था वर्णात्मक प्रश्न का, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये पेपर समझ में आया या नहीं, और साथ ही आपकी बुक 1 और 2 के अगर आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, ओके बच्चों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को ये वाली वीडियो लगी हो, मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ठीक है। आप जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे हमारा उतना ज्यादा ही मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी ही वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ इसे अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।